हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 4th यूनिट। क्योंकि 4th यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं तो हम इन दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे और हमारी एक यूनिट कवर हो जाएगी जिसमें हमारे 32 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें हम बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी सारी वीडियोस आपको इस चैप्टर की मिलेंगी, छोटे छोटे मतलब मिनट्स की। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियरल फाइनेंस, कि बिहेवियरल फाइनेंस से आप क्या समझते हो, इसके फीचर्स बताने हैं और इसके की थीम्स को हमें एक्सप्लेन करना है आज की वीडियो में। तो नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है कि बिहेवियरल फाइनेंस इज सच अ स्फेयर ऑफ फाइनेंस विच प्रपोजेस द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कि बिहेवियरल फाइनेंस जो है वो एक तरीके का स्फेयर है। जैसे हमारी अर्थ होती है ना स्फेयर, वैसे ये भी एक तरीके का स्फेयर की शेप में बोला गया है इसको, कि ये फाइनेंस का स्फेयर है जो कि क्या प्रपोज करता है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जो है वो साइकोलॉजी से जुड़ी होती है। इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजिकली थिंकिंग है उससे इन्वेस्टमेंट जुड़ी होती है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को ये प्रपोज करता है विद रिगार्ड टू इरेगुलरिटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में क्या है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो बिहेवियरल फाइनेंस है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस विद द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कंबाइन कर देता है। यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक और फाइनेंस को वो कंबाइन करता है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव इन द सेंस कि माइंड जो साइकोलॉजी होती है एक माइंड की, उससे इसको जो है कंबाइन करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन हेल्प इन मेकिंग इट क्लियर, ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि क्यों, वाई एन इन्वेस्टर टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों ले। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इर्रेशनली मतलब कहने का मतलब है कि एक इन्वेस्टर जो है, वाई एन इन्वेस्टर टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इर्रेशनली का मतलब होता है रेशनल का उल्टा। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकली आप सोच के इन्वेस्टिंग कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे रैशनली उसने एक डिसीजन लिया। इर्रेशनली जस्ट उसका अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से लॉजिकली नहीं सोचता इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेता है, यानी कि अपना साइकोलॉजी का यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके, और मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, समझता नहीं है, कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेता है। तो अब बिहेवियरल फाइनेंस इज कम्प्लीटली अ न्यू फील्ड, एक पूरी तरीके से नई फील्ड है ये। दिस फील्ड इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, ये फील्ड जो है वो हेल्प करती है समझने में हाउ डज अ पर्सन बिहेव, कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा अगेंस्ट हिज रैशनल पावर, मतलब अपनी लॉजिकल थिंकिंग के अगेंस्ट जाकर वो बिहेव करेगा। ये इस बात को समझाने की कोशिश करता है बिहेवियरल फाइनेंस, कि एक इन्वेस्टर रैशनली, उसके अंदर जो माइंड है, उसके अंदर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो वो सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अगेंस्ट एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, ये फील्ड उस चीज़ में समझने में हेल्प करता है। तो अब व्हाट विल बी हिज बिहेवियर इन एन आइडल वर्ल्ड, कि उसका बिहेवियर क्या रहेगा इस आइडल वर्ल्ड में। द ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी थी वो एक एजम्पशन पर बेस थी, कि वो एजम्पशन क्या थी, दैट एवरी पर्सन इज रेशनल, कि हर पर्सन क्या है, लॉजिकल थिंकिंग रखता है, वो रेशनल है, और ही टेक्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन
ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी। वो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर ही लेता है, वो अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है। बट क्योंकि बिहेवियरल फाइनेंस जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे इन्वेस्टर इरेशनली सोच रहा है, वो मतलब लॉजिकली नहीं सोच रहा, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकली सोच रहा है। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो उस अकॉर्डिंग सोच रहा है, जैसा उसका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो सोच रहा है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी इज अ थ्योरी प्रपाउंडेड बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी थी ये फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ने दी थी, जो कि बेस्ड थी इस अजम्पशन पर कि हर इन्वेस्टर जो है वो रेशनली यानी कि लॉजिकली सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। बल्कि अगर हम बात करें वेयर एज बिहेवियरल फाइनेंस की, तो ये एक न्यू थ्योरी है, ये एक न्यू थ्योरी है जो कि दी है साइकाइट्रिस्ट ने। ठीक है, किसने दी है? साइकाइट्रिस्ट ने दी है। और ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है? बिहेवियरल फाइनेंस थ्योरी किस अजम्पशन पर बेस है कि जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेगा विदाउट रैशनैलिटी। ठीक है, विदाउट रैशनैलिटी वो डिसीजन लेगा। इन द वे द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियरल फाइनेंस हैज पोज्ड अ चैलेंज। इस वे में जो ये बिहेवियरल फाइनेंस है इसने एक तरीके इसका जो डेवलपमेंट है इसने एक चैलेंज जो है वो दिया है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल थ्योरी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर फाइनेंस के अनुसार कॉग्निटिव एरर एंड इमोशनल बायसनेस मेक एन इन्वेस्टर इररेशनल। तो एक ऑब्वियसली कॉग्निटिव एरर का क्या मतलब है? कॉग्निटिव होता है एक तरीके से, कॉग्निटिव का सिनोनिम होता है माइंड। तो माइंड कॉग्निटिव एरर का क्या मतलब होगा कि जब वो माइंड से नहीं सोच रहा है, एक तरीके से वो इमोशनली ज़्यादा सोच रहा है, उसका इमोशनली जो सोचने का तरीका है उसमें बायसनेस है। ठीक है, तो जब वो माइंड से नहीं सोच रहा, वो इमोशनली सोच रहा है, तो वो इन्वेस्टर क्या बन जाता है? इररेशनल बन जाता है। तो परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली द डिसीजन टेकन अंडर इररेशनैलिटी प्रूव टू बी अ फेलियर। ऑब्वियसली जब एक इन्वेस्टर इररेशनैलिटी के अंडर डिसीजन लेता है, मतलब बिना लॉजिकली थिंकिंग के डिसीजन लेता है, ऑब्वियसली फेलियर तो प्रूव होगा ही ना। तो अब बिहेवियरल फाइनेंस इज अ पॉपुलर कंसेप्ट इन द प्रेजेंट टाइम। लेकिन जो ये बिहेवियरल फाइनेंस है ये एक पॉपुलर कंसेप्ट है आज के टाइम में, आज की डेट में, विच मेक इट क्लियर दैट हाउ द मार्केट कैन बिकम इनइफेक्टिव। जो ये बता देता है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो इनइफेक्टिव बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो है वो इररेशनैलिटी यानी कि इररेशनैलिटी थिंकिंग रखते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते, फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं इमोशनली होके, इसीलिए मार्केट क्या बन जाता है? इनइफेक्टिव बन जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, द बिहेवियरल फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। कि ये जो बिहेवियरल फाइनेंस है इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का साइकोलॉजी की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है ऑन द बिहेवियर एंड मार्केट एक्टिविटी ऑफ एन इन्वेस्टर। कि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या है? इन्वेस्टर की साइकोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर और उसकी मार्केट एक्टिविटीज पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। तो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लिंटर बिहेवियरल फाइनेंस इज अ स्टडी। ये एक तरीके की स्टडी है हाउ ह्यूमन इंटरप्रेट, ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, एंड एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं जो भी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। और अगर हम दूसरी एक बार डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम स्वेटला के अनुसार बिहेवियर फाइनेंस एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी। ऑब्वियसली साइकोलॉजी का ही तो इन्फ्लुएंस है
ऑन द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन मार्केट। कहने का ये मतलब है इन्वेस्टर के बिहेवियर पर, उसके फाइनेंशियली जो वो एक्टिविटीज कर रहा है उसके बिहेवियर पर ये जो साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये उस चीज की स्टडी है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन मार्केट, ऑब्वियसली जिस तरीके से इन्वेस्टर मार्केट में फाइनेंशियल प्रैक्टिस करेगा उस हिसाब से मार्केट पर इफेक्ट पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एलिसन आर। तो बिहेवियरल फाइनेंस सीक्स टू अंडरस्टैंड, बिहेवियरल फाइनेंस की जो थ्योरी है ये समझने की कोशिश करती है एंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है सिस्टमैटिक फाइनेंशियल मार्केट इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसीजन प्रोसेस। जब एक इन्वेस्टर साइकोलॉजिकली डिसीजन लेता है तो उसका मार्केट पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड और उस चीज को प्रेडिक्ट करने की सीख, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये कोशिश करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस के फीचर्स की बात करेंगे तो नंबर 1 फीचर आता है बिहेवियरल फाइनेंस इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, कि ये जो थ्योरी है साइकोलॉजी पर बेस्ड है, विच मेक्स इट क्लियर दैट एन इन्वेस्टर ऑलवेज टेक इररेशनल डिसीजन। जो ये बताता है कि इन्वेस्टर हमेशा इररेशनल डिसीजन ही लेता है। कहने का ये मतलब है कि वो लॉजिकली थिंकिंग नहीं रखता, वो इलॉजिकली जो है डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद इट इज अ साइंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक विद द साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक और साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट यानी कि कंबाइन करते हैं। तो उस चीज़ की ये साइंस है, और एज वेल एज दैट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और फिर जो है डिसीजन लेता है एक इन्वेस्टर तो उस चीज़ का ये क्या है, साइंस है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी। ये किस चीज़ की स्टडी है कि साइकोलॉजी का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है एक इन्वेस्टर के डिसीजंस पर, एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। उसके बाद कग्निटिव साइकोलॉजी एंड लिमिट्स टू आर्बिट्रेज आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, कि कग्निटिव साइकोलॉजी या फिर जो कह सकते हैं ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और दिस थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड नॉट बाय अ फाइनेंशियल एनालिस्ट बट अ साइकाइट्रिस्ट, कि ये जो थ्योरी है ये फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ने नहीं दी है, ये थ्योरी साइकाइट्रिस्ट ने दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की थीम्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। तो देयर आर मेनली 4 की थीम्स ऑफ द बिहेवियरल फाइनेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहली है यूरिस्टिक ड्राइवन बेसिस बायसेस, फिर है फ्रेम डिपेंडेंस, उसके बाद है इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, एंड देन है मार्केट इनएफिशिएंसीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिस्टिक ड्राइवन बेसिस। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बेसिस में हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, कन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस, कंजर्वेटिज्म बायस, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस और फैमिलियरिटी बायस दिए हुए हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसिस का मतलब है, ये जो बायस है, ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायस जो है वो बेस्ड है किस कंसेप्ट पे, किस हाइपोथेसिस पे, कि भाई द इन्वेस्टर देमसेल्व्स डेवलप अ ह्यूरिस्टिक ड्राइवन कॉग्निटिव प्रोसेस, कि इन्वेस्टर खुद ही जो है ह्यूरिस्टिक ड्राइवन कॉग्निटिव प्रोसेस को डेवलप करता है अपने माइंड में। और ह्यूरिस्टिक ड्राइवन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इन्वेस्टर जो है वो लर्न करता है उसके खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पर, मतलब जैसे वो इन्वेस्टिंग में घुसता है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस बोलते हैं और वो उन एक्सपीरियंसेस से जो लर्न करता है उस हिसाब से वो डिसीजंस लेता है, या जो भी वो मार्केट में एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है, या जो भी वो एफर्ट्स और एरर्स करता है, उसके बेस पर एक इन्वेस्टर जो है वो सीखता है मार्केट को, कि भाई कैसे जो है स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट
की जा सकती है। जनरल वर्ड्स में अगर हम बात करें, व्हेन एन इन्वेस्टर गेन एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, जब एक इन्वेस्टर कोई एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी में एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो वो ही इम्प्रूव द एरर, तो वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। और देन द डिसीजन टेकन बाय इन्वेस्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रूवन रूल्स। और फिर जब हम कहते हैं ना, जब एक इन्वेस्टर गलतियों से सीखेगा तो ऑब्वियसली वो गलतियों से जब सीखेगा तो और जब उसके बाद डिसीजंस लेगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ ही जाएंगे उसकी। तो दिस बिहेवियर इज यूज मेनली फॉर टेकिंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, की ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस जो है वो ये इस तरीके का जो बिहेवियर है, जब एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है एक इन्वेस्टर, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ही जो है लिया जाता है। तो व्हेन द ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कि जब एक साधारण इन्वेस्टर को डिसीजन लेना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल मेथड, जो हमारे काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऐसे मेथड हैं, डिफ़िकल्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जब उस बेसिस पर एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को डिसीजन लेना पड़ता है, देन दे मेक यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायस मेथड, तब वो ह्यूरिस्टिक ड्राइवन मेथड को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस सिंपलर। वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ये लिया जाता है। और यहाँ पे ना ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायस के कुछ टाइप्स गिवन हैं। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, कन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी और कंजर्वेटिज्म। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेम डिपेंडेंस। तो फ्रेम डिपेंडेंस क्या होता है? दिस मेथड, अभी हमने पढ़ा ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायस, अब हम पढ़ेंगे फ्रेम डिपेंडेंस। तो ये जो मेथड है, इसके द्वारा थ्रू विच द इंफॉर्मेशन आर प्रपोज्ड एंड द इन्वेस्टर टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट मेथड। मतलब द मेथड द मेथड थ्रू विच द, जिस मेथड से जो है इंफॉर्मेशन ली जा रही है, इन्वेस्टर जो है उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा, उस मेथड से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो डिसीजन लेगा, तो उस टाइप का बिहेवियर जो है फ्रेम डिपेंडेंस कहलाता है। जब एक इन्वेस्टर किसी मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन लेकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है, वो क्या कहलाता है? फ्रेम डिपेंडेंस कहलाता है। वो बिहेवियर, वो इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या कहलाता है? फ्रेम डिपेंडेंस। तो फ्रेम डिपेंडेंस इज सच अ पाथ इन इटसेल्फ विच रिवील्स द एप्टीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस। की फ्रेम डिपेंडेंस एक एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जो ये रिवील करता है क्या? इन्वेस्टर का एप्टीट्यूड, इन्वेस्टर का एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसका आईक्यू लेवल, कि प्रॉफिट एंड लॉस की और जो है उसका क्या जो है एप्टीट्यूड है, क्या सोच है उसकी। तो व्हेन अ प्रॉब्लम इज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉस, जब आती है प्रॉब्लम लॉस की, नुकसान की, देन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जनरली टेक द सेम डिसीजन इन सच अ सिचुएशन। तो जनरली क्या, ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं? सेम डिसीजन लेते हैं। और वेयर एज इफ द सेम प्रॉब्लम इज ड्रॉन इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट, अगर वही सेम प्रॉब्लम प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में आती है तो एक अलग जो है डिफरेंस इज फाउंड इन द डिसीजन ऑफ ऑल द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर के डिसीजन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो कुल मिला के जब प्रॉब्लम लॉस के कॉन्टेक्स्ट में आती है तो इन्वेस्टर वही सेम सिचुएशन में सेम ही डिसीजन लेगा, और जब प्रॉब्लम प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी तो इन्वेस्टर का डिसीजन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इन जनरल वर्ड्स में अगर हम बात करें, all the people have the similar aptitude towards the loss whereas it is a difference towards the profit। कि जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनका जो एप्टीट्यूड है, बिहेवियर बोल सकते हैं हम इसको, लॉस के प्रति तो सिमिलर रहता है बट प्रॉफिट्स के प्रति डिफरेंट रहता है। इसका मेन कारण क्या है?
एवरी पर्सन हेट द लॉस, हर पर्सन लॉस को मतलब हेट ही करेगा, ऑब्वियसली कौन चाहेगा उसका नुकसान हो जाए, तो इसीलिए वो उसको क्या करने की कोशिश करता है, अवॉइड। तो हर इन्वेस्टर लॉस को तो अवॉइड करना चाहता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हर इन्वेस्टर की जो सोच है, उनका जो एप्टीट्यूड है वो सिमिलर रहेगा, लेकिन जब बात आएगी प्रॉफिट की तो उनके डिसीजंस में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रेम डिपेंडेंस की बात करें तो फ्रेमिंग, प्रोस्पेक्ट थ्योरी, मेंटल अकाउंटिंग, लॉज एवर्जन और डिस्पोजिशन इफेक्ट। आने वाली वीडियोस में हम इनके टाइप्स को अच्छे से कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ मीनिंग्स पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब हम बात करेंगे इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस की, कि ये जो इमोशनल और सोशल इन्फ्लुएंसेस है इसको हम बोलते हैं इमोशन ह्यूरिस्टिक ड्राइवन अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं, इमोशन ह्यूरिस्टिक ड्राइवन अप्रोच। तो क्वेश्चन इस नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एवरी पर्सन हैज़ एन इमोशनल एंड सोशल अप्रोच, हर पर्सन की एक खुद की इमोशनल और सोशल अप्रोच होती है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, तो हर इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इससे प्रभावित होता है। इफ़ इट इज़ सेड, अगर ये कहा जाए दैट मोस्ट ऑफ, मतलब इफ़ इट इज़ सेड, अगर ये कहा जाए दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशंस एंड सोशल रिलेशन, देन इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दिस, कि अगर ये कहा जाए कि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं वो इमोशंस और सोशल रिलेशंस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल सिंपल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि उनका जो वो इमोशनली सोचते हैं, जो वो सोशली उनके रिलेशंस है, उस हिसाब से जो अगर उनका बिहेवियर होता है, राइट, तो एक तरीके का सिंपल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द इन्वेस्टर टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कि ये जो प्रोसेस है ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशंस, अपने इमोशंस के बेस पर जब एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है, तो दिस प्रोसेस कैन कॉज अ प्रॉब्लम, इस प्रोसेस की वजह से ना एक प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। वो क्या, द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन कैन ब्रिंग नेगेटिव आउटकम। ऑब्वियसली जब एक इन्वेस्टर इमोशनली सोच के डिसीजन लेता है तो आउटकम नेगेटिव ज़रूर आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो लॉजिकली तो सोच नहीं रहा। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर वो कंपेयर करें कि अगर एक इन्वेस्टर इंटेलिजेंट और रैशनैलिटी के साथ सोचेगा और तो डिसीजन हो सकता है सही आए, बट एक इन्वेस्टर इमोशनली सोच रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इमोशनल डिसीजन आर नॉट हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो इमोशनल डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल नहीं है। द इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस कैन बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग, जो इमोशनल और सोशल इन्फ्लुएंसेस है ना वो इनके द्वारा जो है अफेक्ट हो सकते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जो कि है एग्जेग्रेटेड फियर्स, लॉस का एवर्जन, स्टेटस क्वो बायस और ओवरकमिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट इनएफिशिएंसी। तो मार्केट इनएफिशिएंसी की बात करें तो ये है it refers to those asset market prices which are not always true and justified, कि मार्केट इनएफिशिएंसी, नाम से क्या पता चल रहा है, मार्केट इनएफिशिएंट है, यानी कि उसका एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है। तो मार्केट इनएफिशिएंसी रेफर्स टू दोज एसेट, वो वाली एसेट मार्केट प्राइसेस जिनका जो प्राइस है वो कभी ट्रू नहीं होता, वो कभी जस्टिफाइड नहीं होता। तो द मार्केट इनएफिशिएंसी वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें अंडर विच द एग्जिस्टिंग प्राइस आर नॉट रिवील्ड, एग्जिस्टिंग जो प्राइजेस हैं उस एसेट के वो रिवील नहीं किए जाते, और अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे एसेट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वाली एसेट के मार्केट प्राइजेस कभी भी ट्रू और जस्टिफाइड नहीं होंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एग्जिस्टिंग प्राइस को रिवील नहीं किया जाता सप्लाई एंड डिमांड इंफॉर्मेशन के अनुसार। तो द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अप्रोच थी वो इस एजम्पशन पर बेस्ड थी कि द इन्वेस्टर एरर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइजेस। कि पहले जो ट्रेडिशनली थ्योरी थी ना, वो ये बोलती थी कि इन्वेस्टर जो एरर कर रहा है, इन्वेस्टर जो गलतियां, एक तरीके से हम बोल सकते हैं गलतियां कर रहा है, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। क्यों? बिकॉज वेन एवर द इरेगुलरिटी अराइज इन द प्राइस, जब भी प्राइजेस में इरेगुलरिटीज आती थी, देन द इन्वेस्टर कन्वर्ट दिस मार्केट कंडीशन इनटू देयर प्रॉफिटेबल स्टेट। तो इन्वेस्टर क्या करता था, इन्वेस्टर जो है उस मार्केट कंडीशंस को अपने लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता था। बट दिस एजम्पशन इज इनएप्रोप्रिएट, लेकिन ये जो एजम्पशन है वो गलत है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिहेवियरल फाइनेंस, मतलब बिहेवियरल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अजम्पशन है ना वो गलत है। तो बिहेवियरल फाइनेंस क्या बोलता है कि देयर इज नो सच एलिमेंट इन द मार्केट विच कैन प्रोवाइड इट्स एफिशिएंसी। कि मार्केट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो मार्केट को एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। तो द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्सो रिवील द मार्केट इनएफिशिएंसी। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट इनएफिशिएंसी को उल्टा रिवील करते हैं। वो उनसे पता चलता है कि मार्केट में कितनी इनएफिशिएंसी है। तो द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसी गिव्स बर्थ टू द फैक्ट। तो ये जो मार्केट इनएफिशिएंसी का कंसेप्ट है ये इस फैक्ट को जन्म देता है कि कॉग्निटिव एरर ऑफ ए कस्टमर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। की एक इन्वेस्टर का जो कॉग्निटिव एरर है, मतलब इन्वेस्टर जो है जो जितनी वो गलतियां कर रहा है, जितने वो एरर्स कर रहा है, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगा और कैन लीड टू इरेगुलरिटी इन दैम, और उसकी वजह से मार्केट प्राइजेस में इरेगुलरिटीज भी बनी रहेंगी। तो ये था, इट कैन बी सेड इन ब्रीफ दैट द अबव मेंशन्ड बिहेवियर आर की थीम्स। तो ये सारा हमने स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है इन्वेस्टर मस्ट मेक अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस थीम व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।